आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं प्रकाश प्रवर्तन तथा अपवर्तन के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। तो बहुत ही सिंपल उत्तर हो जाएगा कि क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का अधिकांश जो भाग होता है फ्रेंड्स वो कणों द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है। जैसा हम आपको समझा रहे हैं, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है और पृथ्वी यहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि सुबह जो सूर्योदय होता है फ्रेंड्स और जो शाम में सूर्यास्त होता है उस समय जो होता है पृथ्वी से सूर्य के जो बीच की दूरी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण यहाँ से जितने भी प्रकाश आते हैं वो सभी यहाँ पर जो धूल कण है हवा में, इन सबसे क्या होता है वो प्रकीर्णित होकर वहीं पर फैल जाते हैं और कम तरंगदैर्ध्य होने के कारण फ्रेंड्स वो फैलने के कारण वहीं पर मतलब प्रकाश हमारे पास आ नहीं पाते हैं। और जो लाल रंग का जो प्रकाश होता है ये सीधा आता है क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य बहुत ज़्यादा होता है और तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होने के कारण ये प्रकीर्णित नहीं हो पाता है और प्रकीर्णित नहीं हो पाने के कारण फ्रेंड्स यही हमारे पास आता है और ऐसा इमेज बनाता है जिसके कारण ये जो सूर्य है हमको लाल दिखाई देता है इस प्रकार से। तो आप समझ सकते हैं कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य अधिक होने के कारण क्या होता है ये हमारे पास आ जाता है और हमारे पास आ जाने के कारण फ्रेंड्स जो सूर्य है वो लाल दिखाई देता है अर्थात रक्त के समान दिखाई देता है। इसलिए हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाला जो प्रकाश है अधिक तरंगदैर्ध्य का होता है क्योंकि कम तरंगदैर्ध्य वाले जो प्रकाश होते हैं धूल कण में क्या होते हैं फ्रेंड्स वहीं पर वो प्रकीर्णित हो जाते हैं और प्रकीर्णित हो जाने के कारण वो प्रकाश हमारे तक नहीं पहुंच पाते हैं जिससे सूर्य हम क्या दिखा देता है, लाल दिखाई देता है। इसलिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। तो आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधान फोकस और फोकस में क्या अंतर है। उत्तर हो जाएगा कि जो प्रधान फोकस है फ्रेंड्स ये दर्पण के प्रधान अक्ष पर पाया जाता है, ठीक है, और लेकिन प्रकाश की समांतर किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद एक बिंदु पर मिलती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये अवतल दर्पण है फ्रेंड्स, ठीक है, जो बाहर से कलर किया गया है, यहाँ पर हम ये प्रधान अक्ष बना लिए, ठीक है, और जब यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो प्रकाश की समांतर किरणें होती है तो मान लीजिए हम यहाँ से प्रकाश की समांतर किरणें यहाँ पर ले जा रहे हैं, आपतित कर रहे हैं, तो आप परावर्तित जब होंगी यहाँ से फ्रेंड्स इस प्रकार से निकलेंगी तो ये जिस बिंदु पर फोकसित होती हैं, ठीक है, यह बिंदु क्या कहलाता है फ्रेंड्स, फोकस कहलाता है। तो यहाँ पर ये मिल रही है फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये बिंदु क्या होगा यहाँ पर फोकसित हो रही है तो ये फोकस कहलाएगा, ठीक है, तो यही बिंदु क्या कहलाता है, फोकस। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जो फोकस दर्पण की क्या कहलाता है कि फ्रेंड्स प्रधान अक्ष पर ही पड़े। ये जो फोकस है फ्रेंड्स जो पड़ रहा है एक पर आपतित हो रहा है ये जरूरी नहीं कि प्रधान अक्ष पर ही मतलब कि पड़े। तो ये प्रधान अक्ष है, जैसे इसको हम लोग समझते हैं उत्तल दर्पण के केस में, ठीक है, मान लीजिए ये उत्तल दर्पण है फ्रेंड्स, अंदर की तरफ से ये कलर किया जाता है, यहाँ पर मान लीजिए कोई भी मुख्य अक्ष है ये, इसके समांतर जब हम इस प्रकार से कोई भी रेल आते हैं तो क्या होता है फ्रेंड्स इस प्रकार से बाहर की तरफ निकल जाता है। तो ये इसके जो मुख्य फोकस है फ्रेंड्स ये इस पर आपतित नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसी में एक और रीजन आता है फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर हम इसी को थोड़ा सा इंक्लाइन कर दे, ठीक है, थोड़ा सा झुका करके लाएं तो ये जैसे के तैसे फ्रेंड्स उसी दिशा में निकल जाता है, इसी प्रकार से ये प्रवर्तित हो जाता है अर्थात ये अंदर आता नहीं है। उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं इसको इस प्रकार से इसको पीछे की तरफ बढ़ा लेते हैं इसके मुख्य फोकस को और इसको मान लेते हैं कि ये यहाँ पर इस प्रकार से आपतित होगा। तो यहाँ पर जो आपतित होगा फ्रेंड्स ये कहलाएगा सी क्योंकि इंक्लाइंड है। लेकिन अगर यही ये समांतर इस प्रकार से आता और उसके बाद यहाँ पर इसको हम लोग मिलाते इस प्रकार से, ठीक है, जो मान लीजिए ये इस एंगल से गया है तो इसको हम लोग इस प्रकार से मिला रहे हैं पीछे की तरफ बढ़ा के, तो ये हमारा कहलाता है फोकस। तो उम्मीद है कि आप लोग ये अच्छे से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। किसी स्लैब से होकर, ठीक है, गुजरने वाली किरण के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती है और इन किरणों के बीच की जो लंबित दूरी को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ये क्या होता है फ्रेंड्स आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के समांतर, ठीक है, एक दूसरे के समांतर होती है जो गुजरने वाली किरण होती है और ये इन दोनों किरणों के बीच की लंबित दूरी होती है फ्रेंड्स जिस दूरी को हम लोग पार्श्विक विस्थापन के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं। बहुत ही सिंपल उत्तर हो जाएगा इसका भी कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के अभिसरण एवं अपसरण अर्थात फैलाना और एक जगह पर एग्जीक्यूट करना की जो मात्रा है उसको उसकी क्षमता कही जाती है क्योंकि वो कितना मतलब प्रकाश की किरणों के एक केंद्र पर केंद्रित कर पाता है और वहीं प्रकाश को कितना दूर में मतलब फैला दे रहा है, ये फ्रेंड्स क्या है उसकी एक क्षमता है किसी भी लेंस की, ठीक है। और यही जो है फ्रेंड्स क्षमता लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है क्योंकि हर यूनिट को मापने के लिए एक राशि होती है फ्रेंड्स, ठीक है, जैसे मीटर हो गया, जैसे 5 हम लिख दिए,
ये 5 है, इसको हम लोग मीटर लिख दे तो 5 मीटर हो जाएगा, केजी लिख दे तो 5 केजी हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पर हम ग्राम लिख दे तो 5 ग्राम हो जाएगा। तो ये सब के सब क्या है, एक प्रकार का यूनिट है। तो उसी प्रकार से फ्रेंड्स जो लेंस की क्षमता होती है उसको हम लोग डायोप्टर में मापते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 होती है, 1 मीटर होती है, ठीक है। तो 1 मीटर होती है, कहीं कहीं फ्रेंड्स 20 सेंटीमीटर देता है, ठीक है। मतलब 20 सेंटीमीटर अगर उसकी फोकस दूरी दे दिया तो उसके लेंस की क्षमता बताना है। तो सबसे पहले आप उसको मीटर में चेंज करते हैं, ठीक है। 20 सेंटीमीटर को जब मीटर में आप चेंज कीजिएगा उसके बाद ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। आगे हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व कराएंगे तब ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को सूर्य के सामने रखकर सूर्य देखना खतरनाक है, क्यों? देखिए ये भी बहुत सिंपल उत्तर हो जाएगा कि सूर्य से चलने वाला प्रकाश किरण जो होता है फ्रेंड्स वो समांतर होती है, क्योंकि सभी के सभी ये किरणें क्या होती है, एक दूसरे से समांतर निकलती है फ्रेंड्स। जब उत्तल लेंस पर समांतर किरणें पड़ती है तो वो क्या होता है फ्रेंड्स, एक यानी फोकस पर ही फोकसित हो जाती हैं। और यह संतृप्त जो प्रकाश है फ्रेंड्स आँख पर पड़ने से आँख की पुतली होती है वो जल जाती है। और ऐसी हालत में उत्तल लेंस से प्रकाश को देखना अर्थात सूर्य को देखना बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि जितनी भी फ्रेंड्स प्रकाश की किरणें हैं इन सबको क्या करेगा कि वो बटोर करके एक ही केंद्र पर केंद्रित कर देगा। और ये जो प्रकाश आपके आंखों पर पड़ेगा इस प्रकार से फ्रेंड्स, तो आपके आंख को क्या कर सकता है, वो खराब कर देगा। इसलिए मतलब कि सीधे मतलब कि उत्तल लेंस में प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश है उसको देखना आँख की पुतली को जला देता है, इसलिए क्या होता है, ये खतरनाक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय विपथन से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जब बड़े द्वारक वाले गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, वो फोकस से नहीं गुजरती है, तो इसी दोष को हम लोग फ्रेंड्स गोलीय विपथन कहते हैं। और इस दोष से बचने के लिए सामान्यतः परवलयीय दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो परवलयीय दर्पण का जो उपयोग होता है फ्रेंड्स, वो गाड़ी के हेडलाइट में, सर्च लाइट में या दूरबीन में भी परवलयीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। परवलयीय दर्पण कुछ इस प्रकार से होता है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो बड़े द्वारक वाले जो गोलीय दर्पण होते हैं उनका क्या होता है फ्रेंड्स, जो आपतित किरण होती है वो परावर्तन के बाद फोकस पर इस प्रकार से मतलब यहाँ पर फोकस पर वो केंद्रित नहीं हो पाती हैं इस प्रकार से। तो यही केंद्रित नहीं हो पाने के कारण फ्रेंड्स इस जो दोष होता है इस दोष को हम लोग गोलीय विपथन कहते हैं। और इस दोष से बचने के लिए हम लोग परवलयीय दर्पण का उपयोग करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो बहुत ही सिंपल उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स कि जो उत्तल लेंस है ये वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब क्या करता है, बनाता है। जब बिंब फोकस के बाहर हो तो लेंस वास्तविक प्रतिबिंब, और जब बिंब फोकस के भीतर हो तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ पर बिंब का मतलब है फ्रेंड्स कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु, और प्रतिबिंब का मतलब होता है उसकी जो छाया बनती है, ठीक है। तो इमेज जो होता है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो उत्तल लेंस है ये वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब को बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किरण क्या है? तो बहुत ही सिंपल उत्तर हो जाएगा इसका भी कि प्रकाश के बिंदु पथ को किरण कहते हैं। जितने भी प्रकाश के बिंदु पथ है इस प्रकार से मिलकर इस प्रकार से जाते हैं फ्रेंड्स, तो इसको मिला दिया जाए एक प्रकार से, तो ये क्या होते हैं, किरण कहलाते हैं। और ये किरण जो है फ्रेंड्स ये 3 प्रकार के होते हैं। इसमें किरण पुंज होता है, अपसरित किरण होता है तथा पुंज और समांतर किरण पुंज, ये सभी के सभी क्या फ्रेंड्स, ये सभी के सभी किरण हैं, ठीक है। और परवलयीय दर्पण संतृप्त किरण पुंज उत्पन्न करता है तथा उत्तल दर्पण द्वारा अपसरित किरण पुंज तथा समतल दर्पण द्वारा समांतर किरण पुंज उत्पन्न होता है। तो कभी भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाएगा कि उत्तल दर्पण कैसा किरण पुंज को क्या करता है फ्रेंड्स, अपसरित करता है, उत्पन्न करता है, सॉरी। तो आप लोग क्या बताएंगे कि उत्तल दर्पण जो होता है ये अपसरित किरण पुंज को उत्पन्न करता है तथा समतल दर्पण जो है ये समांतर किरण पुंज को मतलब कि क्या करता है, उत्पन्न करता है। क्योंकि ये समतल दर्पण हो गया फ्रेंड्स, इस प्रकार से जितने भी किरण पुंज होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होते हैं। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर जो उत्तल दर्पण है ये भी अपसरित किरण पुंज को क्या करता है, उत्पन्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि अवतल लेंस के द्वारा समांतर प्रकाश की किरणें आपतन के बाद अपवर्तित होकर आपस में फैलती जाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर अपवर्तन दिया है क्योंकि फ्रेंड्स अवतल लेंस की बात हो रही है, यहाँ पर लेंस की बात हो रही है। तो लेंस में जो प्रकाश की किरणें होती है वो क्या होती है, अपवर्तित होती हैं। यानी अवतल लेंस प्रकाश के समांतर किरण को अपसरित कर देता है, ठीक है। और अवतल लेंस के इसी गुण को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी मतलब उसको फैला देता है फ्रेंड्स, इस प्रकार से जितनी भी प्रकाश की किरणें पड़ती है उसको फैला देता है।
इस प्रकार से जो भी मान लीजिए किरण पड़ी यहाँ पर, उसको ये क्या किया, फैला दिया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, अपसारी लेंस कहते हैं। किसको, अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। आप लोग समझ गए, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है फ्रेंड्स, फैला देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा कि लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस तथा दूसरा होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन अवतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो अवतल लेंस है ये सिर्फ आभासी प्रतिबिंबों को बनाता है, और अवतल लेंस क्या होता है फ्रेंड्स, हम अभी आपको बताए हैं कि अवतल लेंस अपसारी लेंस होता है, जबकि उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि दृष्टि के भौतिक अनुभूति को प्रकाश कहते हैं। देखने की जो भौतिक अनुभूति है फ्रेंड्स, जिस मीडियम से हम देख रहे हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा में आप अपने हाथ को भी नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि जो आपकी भौतिक अनुभूति है, अर्थात जो मीडियम है, वो मीडियम प्रकाश होना चाहिए। वहाँ पर प्रकाश नहीं है तो आप अपने हाथ को भी, अपने अंग को भी आप नहीं देख पाते हैं। वहीं पर जब प्रकाश होता है तो आप अपने अंग को भी और दूसरे के अंग को भी आप आसानी से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो प्रकाश है ये वस्तुओं का दृश्यमान बनाता है। जितने भी वस्तु होते हैं फ्रेंड्स, उन सबको दृश्यमान बनाता है, और कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है, और कोई परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है फ्रेंड्स, उसी प्रकाश को, जिसके कारण हम फ्रेंड्स उस वस्तु को देखने पाते हैं और उसको हम देख पाते हैं। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं, मान लीजिए किसी भी वस्तु को आप देख रहे हैं, उस वस्तु को आप तभी देख रहे हैं फ्रेंड्स क्योंकि वो प्रकाश को अपने में सोख रही है, और सोखने के बाद उसको परावर्तित भी कर रही है। जब वो प्रकाश को अपने पास से परावर्तित कर रही है जिन चीज़ों को, उसको हम लोग देख पाते हैं, और जो वस्तु होती है जो प्रकाश को अपने पास से परावर्तित नहीं कर पाती है, उसको हम लोग देख नहीं पाते हैं। जैसे हवा है, हवा क्या होती है फ्रेंड्स, ये प्रकाश को अपने पर से परावर्तित नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से हम लोग हवा को नहीं देख पाते हैं, बहुत कम मात्रा में करती है। जैसे बैक्टीरिया हुई, वे भी बहुत कम मात्रा में, इतनी कम मात्रा में प्रकाश को परावर्तित करते हैं जिसको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं। ठीक है। तो उसी प्रकार से फ्रेंड्स जितनी भी बड़ी वस्तु होती है वो प्रकाश को ज़्यादा मात्रा में परावर्तित करती है, जिसके कारण हम उसको और आसानी से देख पाते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल, उत्तल एवं समतल दर्पण के दो उपयोग को लिखे। ठीक है। तो अवतल दर्पण का उपयोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो अवतल दर्पण का जो उपयोग है ये दाढ़ी बनाने के लिए चेहरा देखने में होता है, क्योंकि फ्रेंड्स जो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु से बड़ा बनता है, और वस्तु से बड़ा बनने के कारण हम उसको अच्छे से देख पाते हैं और समझ पाते हैं, जिसके कारण फ्रेंड्स अच्छे से दाढ़ी बनती है, नहीं कहीं कट लगता है। और इसका जो डॉक्टर होते हैं फ्रेंड्स, ये कान, मुँह आदि के अंदर प्रकाश फोकस पर अंदर की बीमारी का पता लगाने के लिए करते हैं, क्योंकि जो अवतल दर्पण है फ्रेंड्स ये अंदर की चीज़ों को और बड़ा करके दिखाता है, जिसके कारण से फ्रेंड्स दांत में या कान के अंदर या मुंह में कोई भी प्रकार की जो बीमारी होती है फ्रेंड्स, वो बड़ा होकर जब दिखती है तो कोई भी घाव अच्छे से दिखता है, और अच्छे से दिखने के कारण वहाँ पर सफाई भी अच्छे से होती है और उसका इलाज भी अच्छे से होता है, और डॉक्टर को समझ में भी बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है। मोटर गाड़ी के अग्रदीपों में भी फ्रेंड्स अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग। तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है फ्रेंड्स, ये साइड मिरर के रूप में होता है तथा रेड लाइट में प्रवर्तक सतह के रूप में होता है। उसके अलावा अपसारी किरण उत्पन्न करने के लिए होता है, अर्थात किरणों को फैला देने के लिए क्या होता है फ्रेंड्स, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। वहीं उत्तल दर्पण का उपयोग होता है अपसारी मतलब किरणों को फैलाने के लिए। वहीं जो अवतल दर्पण है फ्रेंड्स, ये क्या करता है, किरणों को एक जगह पर क्या करता है, ये अभिसारी कर देता है। तो अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, लेकिन वही अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। ये उल्टा है, देखिए दर्पण और लेंस में उल्टा चलता है। अवतल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं, लेकिन वही उत्तल जो लेंस है उसको हम लोग अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। वहीं पर जब अवतल दर्पण की बात आती है तो अवतल दर्पण एक प्रकार का क्या है, अपसारी दर्पण है, लेकिन अभिसारी दर्पण है, लेकिन वहीं पर अवतल जो लेंस है ये एक प्रकार का अभिसारी लेंस है, जो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण के दो उपयोग देखते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है। पहला है कि सोलर कुकर के परावर्तक सतह के रूप में, तथा दूसरा चेहरा देखने में। चेहरा देखने में जिस हम लोग दर्पण का उपयोग करते हैं ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये एक प्रकार का समतल दर्पण होता है। आजकल तो शादी विवाह में जो ड्रेसिंग दिए जाते हैं फ्रेंड्स, उस ड्रेसिंग में भी समतल दर्पण होता है, जो आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। इसका उत्तर देगा किसी स्रोत से आने वाला प्रकाश परावर्तन अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है
तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगर वहीं मिलती हुई प्रतीत होती है फ्रेंड्स तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और पर्दे पर आसानी से लिया जा सकता है तथा हमारे रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है फ्रेंड्स वो प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। जो भी प्रतिबिंब हमारी रेटिना पर बनता है या हमारे आंखों में बनता है या अगर आप किसी दूसरे के आंखों में जो प्रतिबिंब आप देख रहे हैं वो प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश किरण और प्रकाश पुंज में क्या अंतर है। ये भी बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, प्रकाश के बिंदु पथ को प्रकाश किरण कहते हैं तथा किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। टॉर्च से निकलने वाली किरणें प्रकाश किरण का उदाहरण है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय लेंस में जो आवर्धन होता है फ्रेंड्स वो किस प्रकार बदलता है, आप इस प्रकार से इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर दूसरा दिया है कि किसी उत्तल लेंस के प्रकरण में आवर्धन जब प्रतिबिंब आभासी होता है तब धनात्मक तथा जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तब क्या कहता है फ्रेंड्स, ऋणात्मक होता है। यहाँ पर भी बहुत आसानी से दिया है जो आप समझ सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्रतिबिंब आभासी बनता है तब क्या होता है फ्रेंड्स, जो चिन्ह परिपाटी में हम लोग धनात्मक लेते हैं और जो वही प्रतिबिंब जब वास्तविक बनता है अर्थात वास्तविक बनता है तो हम लोग ऋणात्मक लेते हैं। जब काल्पनिक बनेगा तो धनात्मक पॉजिटिव यानी, और जब वहीं पर वास्तविक बनता है तो हम लोग निगेटिव लेते हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार। तो किसी अवतल लेंस के प्रकरण में आवर्धन अवतल लेंस द्वारा सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाने के कारण सदैव क्या होता है फ्रेंड्स, धनात्मक होता है। हम जो यहाँ पर बताए हैं कि आभासी प्रतिबिंब होने के कारण वो हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, और जो होता है फ्रेंड्स ये वास्तविक प्रतिबिंब होने के कारण ऋणात्मक होता है। आभासी के लिए धनात्मक और वास्तविक के लिए ऋणात्मक, ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवर्तन क्या है। तो बहुत ही सिंपल उत्तर हो जाएगा कि यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा से चलने के बजाय उसके किनारों से मोड़ने की जो प्रवृत्ति को दर्शाता है उसी प्रकृति को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उस प्रभाव को ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए यहाँ से कोई भी हम प्रकाश इस प्रकार से जा रहा है, ठीक, और ये प्रकाश जा रहा है और यहाँ पर कोई भी फ्रेंड्स इस प्रकार से छोटा वस्तु है, ठीक है, तो प्रकाश ये जो है ये यहाँ पर रुक जाएगा, लेकिन ये जो प्रकाश है इसके आसपास चारों तरफ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यही जो निकलने की जो घटना है फ्रेंड्स इसको हम लोग क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। कि प्रकाश वहाँ से मुड़ जाती है यानी उसमें से निकल तो नहीं पाती है लेकिन उसके आसपास से निकल जाती है प्रकाश, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलर कुकर में बड़े बड़े अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है क्यों, या उपयोग किया जाता है क्यों। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऐसा करने से सूर्य से आने वाली प्रकाश की जो समांतर किरणें हैं, ठीक है, और उन किरणों के साथ आने वाले उसमें जो विकिरण है, जो ऊष्मा है फ्रेंड्स, उसको दर्पण के फोकस पर अभिसारित किया जाता है अर्थात एक जगह केंद्रित किया जाता है, जिससे क्या होता है फ्रेंड्स, ऊष्मा का उपयोग भोजन पकाने में होता है। क्योंकि सारा ऊष्मा एक जगह पर केंद्रित हो जाएगा फ्रेंड्स तो वहाँ पर ऊष्मा का मान बढ़ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से आ रहा है ऊष्मा 5 मतलब जूल का, ठीक है, इसको चारों की जगह मिला देंगे तो यहाँ पर जो ऊर्जा होगा, जो ऊष्मा होगा, ये कितना का होगा फ्रेंड्स, ये 20 जूल का होगा। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो एक जगह केंद्रित करता है, क्योंकि हम आपको पहले भी क्वेश्चन बता दिए हैं कि जो अवतल दर्पण होता है ये अभिसारित दर्पण भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये सभी प्रकाश की किरणों के एक जगह पर केंद्रित कर देता है अर्थात अभिसारित कर देता है। इस कारण से फ्रेंड्स सारे जो सूर्य से आने वाली ऊष्मा है, ये जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं उन सबको एक जगह केंद्रित कर देता है अर्थात अभिसारित कर देता है, जिससे वहाँ का जो टेम्परेचर का मान बढ़ जाता है, और टेम्परेचर का मान बढ़ जाने के कारण फ्रेंड्स भोजन जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब तारे टिमटिमाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है तारे टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं क्यों। तो बहुत ही सिंपल उत्तर हो जाएगा, ग्रह तारों की अपेक्षा हमारे बहुत समीप हैं, ठीक है, तारे हमसे बहुत दूर पर हैं फ्रेंड्स। मान लीजिए तारे, ये पृथ्वी है, तारे यहाँ पर अगर हैं तो जो ग्रह है हमारे फ्रेंड्स इतना नज़दीक है, क्योंकि ये जो तारे फ्रेंड्स हमसे अरबों किलोमीटर दूर हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और ये जो ग्रह है फ्रेंड्स ये हमसे मुश्किल से 2 लाख 5 लाख किलोमीटर इस प्रकार से दूरी पर है। तो ये जो 2 लाख दूरी पर है वो हमसे ज़्यादा निकट होगा कि जो हमसे 2 अरब दूरी पर है वो हमसे ज़्यादा निकट होगा। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो हमारे ग्रह हैं वो हमसे निकट हैं और जो तारे हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। और इससे क्या होता है फ्रेंड्स, इतना पर्याय प्रकाश मिलता है कि ये वायुमंडलीय परतों के घनत्व के अस्थायित्व के प्रभाव के चलते प्राप्त किरणों की संख्या में अपेक्षाकृत कम आती है, अतः वे लगभग अस्थायी रूप से चमकते दिखाई देते हैं।
क्या होता है फ्रेंड्स, जो प्रकाश की किरणें आती है, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर ये तारे हैं और यहाँ पर पृथ्वी है, तो ये प्रकाश की जो किरणें होती है फ्रेंड्स, ये हमेशा क्या होती है, प्रकीर्णित होते रहती है। तो इस प्रकार से हमारे पास आती है। तो अब बताइए आप ही कि हमारे पास ये, अगर इसको सीधा देखा जाए तो ये इस प्रकार से लाइन जा रहा है, लेकिन तारा तो है यहाँ पर। तो इस प्रकार से जब आएगी प्रकाश की किरणें, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जो प्रकाश की जो किरणें होगी यहाँ पर तारे को टिमटिमाता हुआ दिखाई दिलाएगी। इस प्रकार से ऐसा प्रदर्शित होता है कि मानो तारे क्या होते हैं फ्रेंड्स, टिमटिमाते हैं, क्योंकि उनकी जो प्रकाश किरण बहुत अत्यधिक दूरी तक करने के कारण जो प्रकाश होती है वो सीधा रेखा में चलती है, यह आपको पता है। लेकिन जो यहाँ पर कण होते हैं इस प्रकार से, ये कण जो होते हैं फ्रेंड्स, ये प्रकाश की किरणों में एक प्रकार से समझिए तो बाधा उत्पन्न करते हैं, जिससे इसका मुड़ने लगती है प्रकाश किरण, और यही मुड़ने के कारण जो होता है फ्रेंड्स, हमको ये तारे जो होते हैं वो टिमटिमाते हुए प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, रात्रि के समय में, गर्मी के दिन में आप देख सकते हैं छत पर तो कैसे तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, वो उस समय बहुत अच्छा से दिखता है। और तारों से चलने वाले प्रकाश जो किरण है फ्रेंड्स, ये वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाले परतों से गुजरने पर किरणों के पथ पर विचलन होता है, और इसी विचलन के कारण फ्रेंड्स जो तारे हैं उनका प्रकाश विभिन्न क्षणों में अपवर्तित होते हैं, और तारे क्या होते हैं फ्रेंड्स, टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना स्पर्श के उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच के वृत्ताकार प्लेट की पहचान कैसे की जाती है। मान लीजिए आपको 3 लेंस दे दिया गया है, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस तथा तीसरा कांच का प्लेट। तो इनको पहचानना है बिना आपको टच किए, अर्थात बिना छुए आपको बताना है कि इसमें कौन सा लेंस उत्तल है, कौन सा अवतल है और कौन सा वृत्ताकार प्लेट है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि दोनों तरह के लेंस और कांच के प्लेट को बारी बारी से अपने हाथ से पकड़कर किसी वस्तु से छपे पृष्ठ के निकट लाते हैं और इन तरह से होकर छपे अक्षरों को देखते हैं। तो क्या होगा, देखिए, यदि प्रकाश के छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार से बड़े दिखाई पड़ते हैं तो यह उत्तल लेंस है। ठीक है, वहीं अवतल दर्पण में क्या होता है फ्रेंड्स, कोई भी मतलब कि इमेज जो होता है वो बड़ा दिखता है, लेकिन यहाँ पर लेंस और दर्पण में उल्टा चलता है। यहाँ पर उत्तल लेंस में इमेज क्या होता है, बड़ा दिखता है, ठीक है, कोई भी आकार, और वहीं पर उत्तल दर्पण में इमेज कोई भी छोटा दिखता है। तो दर्पण में और लेंस में आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज भी होते हैं। लेकिन यदि छपाई जो पुस्तक में लिखे हुए लेटर होते हैं फ्रेंड्स, वे वास्तविक आकार से अगर बराबर दिखाई देते हैं तो ये कांच का प्लेट है। ठीक है, और यही जो अगर छापे हुए कोई भी लेटर है ये वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है तो यह अवतल लेंस है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी लेटर जिस लेंस से अगर छोटा दिखाई दे तो अवतल लेंस है, अगर बड़ा दिखाई दे तो उत्तल लेंस है, अगर बराबर दिखाई दे तो कांच का प्लेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशिक घनत्व क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रकाशिक घनत्व का एक निश्चित संप्रीतार्थ होता है और यह द्रव्यमान घनत्व के समान नहीं होता है। जो द्रव्यमान है फ्रेंड्स, ये प्रकाशिक घनत्व के समान नहीं होता है। जिस माध्यम में प्रकाशिक घनत्व अधिक होगा, अर्थात द्रव्यमान से अगर ये जो घनत्व है फ्रेंड्स, प्रकाशिक घनत्व अधिक होगा तो वह सघन माध्यम कहलाएगा। और आपको पता है कि जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन माध्यम में जाती है तो वह क्या होती है फ्रेंड्स, अविलंब की ओर झुक जाती है। अगर वहीं विरल से सघन की ओर जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। अगर सघन से विरल माध्यम में जाती है तो वो क्या होती है फ्रेंड्स, अविलंब से दूर हट जाती है। अन्यथा वह विरल माध्यम होगा जहाँ पर फ्रेंड्स प्रकाश घनत्व कम होगा। प्रकाशिक घनत्व कम का मतलब है विरल माध्यम, और प्रकाशिक घनत्व अधिक का मतलब है सघन माध्यम। विरल माध्यम में प्रकाश की किरण सघन माध्यम में प्रवेश करती है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी विरल माध्यम से प्रकाश की किरण सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या, अभी हम बताएं आपको कि वो अविलंब की ओर मुड़ जाती है, तथा जब सघन माध्यम से किरणें विरल माध्यम में अपवर्तित होती है अर्थात प्रवेश करती है तो क्या होता है फ्रेंड्स, यह अविलंब से दूर हट जाती है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी दर्शाएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बिंब सदैव दर्पण के बाई ओर रखा जाता है, क्योंकि जो वस्तु होता है फ्रेंड्स दर्पण के सदैव बाई ओर रखा जाता है, और इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश जो होता है फ्रेंड्स वो बाई ओर आपतित होता है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। जितने भी यहाँ पर ये दर्पण है फ्रेंड्स, इसका ये ध्रुव है यहाँ पर इस प्रकार से, तो यहीं से सभी दूरियां क्या की जाती है फ्रेंड्स, मेजर की जाती है अर्थात मापी जाती है। मूल बिंदु के दाईं ओर पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ से जो दाईं ओर इस प्रकार से जाएगा तो ये पॉजिटिव होता है। अगर वहीं पर फ्रेंड्स मापी की दूरी धनात्मक होती है, लेकिन मूल बिंदु से बाईं ओर जो एक्स अक्ष के अनुदिश होता है फ्रेंड्स, ये दूरियां क्या होती है, इस प्रकार से ये निगेटिव होती है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो मूल अक्ष से
दाईं ओर पॉजिटिव होती है फ्रेंड्स इस प्रकार से, और जो निगेटिव होती है वो बाईं ओर होती है। इसी प्रकार जब आप ऊपर जाइएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा फ्रेंड्स, और जब आप नीचे आइएगा तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो चिन्ह परिपाटी में इस प्रकार से आप नाप सकते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।